वेलकम गाइस, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। और आज हम इकॉनमी के सेकंड लेक्चर के साथ वापस आए हैं। दोस्तों, कल हमने बात की थी बेसिक्स ऑफ इकॉनमी की और कल काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का और काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आए। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल रिस्पांस। और ऐसे रिस्पांस से हमें और भी अच्छी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, कल हमने बात की थी जीडीपी के बारे में, थोड़ी बात की थी हमने इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी के रिगार्डिंग, थोड़ी हमने बात की थी इन जनरल, बड़ी बेसिक से हमने शुरू किया था। दोस्तों, इसी बेसिक्स पे बिल्डअप करते हुए आज हम सेकंड जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में, दैट इज नेशनल इनकम। और कल आपको याद होगा कि कल हमने जीडीपी के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बात की थी कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। आज शुरुआत करने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पुराना लेक्चर अच्छे से देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप वो एक बार लेक्चर देख लें और उसके बाद ही इस लेक्चर को शुरू करें। और जल्दी से थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा। इकोनॉमी जो है एक ऐसी सोशल साइंस है जो हमें अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज करने के लिए मदद करती है। जो रिसोर्सेज यानी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी पैदा करती है और मैक्सिमम जो है उसकी मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट के रिगार्डिंग जो है हमें इसमें बात करते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकें, मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकें। तो ये हमने कल बात की थी। दोस्तों कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि जो कल हमने जिस बुक के बारे में बात की थी एडम स्मिथ की, वो किस ईयर में है। वो एक्चुअली 1776 की ईयर की बुक है। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये था कि कुछ एक फ्रेंड ने बोला था कि कुछ सर्विसेज की कोई और एग्जांपल्स दे दो, कि जैसे मैंने बताया था कि जो जीडीपी है दैट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। कि जीडीपी यानी नेशनल इनकम वो चीज, वो वैल्यू है तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस किए जाते हैं एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर, उसके सभी का एडिशन को हम जीडीपी कहते हैं। तो दोस्तों एक फ्रेंड ने बोला कि सर्विसेज की और एग्जांपल दो। गुड्स तो आपको समझ में आ गया, गुड्स में हर टेंजिबल चीज आएगी। टेंजिबल का मतलब वो जिसको आप महसूस कर सकते हैं हाथ लगा के। मिसाल के तौर पे कपड़े, चेयर, टेबल, फैन, एसी, बिस्किट फॉर दैट मैटर, हर चीज वो सब गुड है। अच्छा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी गुड्स में ही आ जाएंगे, जैसे कि आपकी सब्जी आ गई, राइस आ गया, व्हीट फ्लोर आ गया, हर चीज जो कि टेंजिबल है वो एक गुड है। सर्विसेज देखिए दोस्तों, सर्विसेज में आपका फॉर एग्जांपल बार्बर की सर्विसेज, नाई जो होता है उसकी सर्विसेज आप यूज करते हो, वो आपको क्या कोई गुड तो दे नहीं रहा, आप उसको पैसे देते हो, उसके एवज में आप क्या करता है, आपके बाल काटता है वो, है ना। सिमिलरली अगर आप टेलर की बात करें, दर्जी की बात करें, तो दर्जी को आप पैसे देते हो किस चीज के लिए, एक सर्विस के लिए, कपड़े सीने के लिए। उसने आपको कोई गुड नहीं प्रोवाइड किया, कोई चीज प्रोवाइड नहीं की, उसने एक सर्विस प्रोवाइड की, अपना स्किल प्रोवाइड किया। सिमिलरली दोस्तों एक मेसन है, एक मिस्त्री है जो आपके आकर जो है मिस्त्री का काम करता है, जो घर बनाता है, जो रूम बनाता है, वो भी एक सर्विस है। अच्छा, सिमिलरली आज के टाइम पे फूड डिलीवरी जो शुरू हुआ है, जोमैटो, स्विगी, जो आपको आपके घर पर डिलीवर करते हैं आपका फूड, वो भी एक सर्विस है। सिमिलरली हेल्थ केयर भी एक सर्विस है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको कोई गुड नहीं देता, वो आपको अपना एक्सपर्टीज ऑफर करता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये डायग्नोसिस है, ये दवाई खाइए। दवाई जब खरीदोगे आप, वो गुड हो गया। जब आपने दवाई खरीद ली किसी शॉप से, किसी ये केमिस्ट शॉप से, तो आपने पैसे दिए और दवाई ली, उस चीज को आप फील कर सकते हो, वो एक गुड है। लेकिन डॉक्टर ने जो एडवाइस दी आपको कि ये दवाई खाइए, वो एक सर्विस है। सिमिलरली दोस्तों आपका जो मैं ये सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं वाया ऑनलाइन मोड, आई एम ऑफरिंग यू अ सर्विस, आई एम नॉट ऑफरिंग यू एनीथिंग टेंजिबल। मैं कोई ऐसी चीज ऑफर नहीं कर रहा जिसको आप फील कर सकते हैं, तो ये भी एक सर्विस है। तो ये सब सर्विसेज की एग्जांपल्स है। किसी फ्रेंड ने पूछा था कमेंट सेक्शन में, तो मैंने बता दिया। दोस्तों आज हम फिर से दोबारा जीडीपी की बात करेंगे। जीडीपी कंसेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फ्रीक्वेंटली न्यूज में आप इसको देखोगे, जगह जगह पर जहां भी न्यूज़पेपर्स हैं, करंट अफेयर्स है, आप इसको देखोगे तो उसके रिगार्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो दोबारा से दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी तमाम गुड्स और सर्विसेज जो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी कंट्री की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसको उन सभी गुड्स की वैल्यू को ऐड करके जो वैल्यू आएगी
वो होगी जीडीपी। मिसाल के तौर पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स ले लूं, जैसे हमारी कंट्री में राइस प्रोड्यूस हो रहा है, हमारी कंट्री में ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, एडिबल भी और फ्यूल भी, हमारी कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ यहाँ पर जो है आपका कंस्ट्रक्शन हो रही है, आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैं। ये तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है, जो उसकी जो प्राइस है, उन सभी को जब हम एडिशन करते हैं, उस एडिशन के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है, उस चीज को कहते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन ये एडिशन एक फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए, यानी 1 अप्रैल से लेकर, यानी इस साल के मिसाल के तौर पे अगर मुझे बोलना है कि 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसका जीडीपी ग्रोथ क्या, जीडीपी क्या है नेशनल इनकम, तो मैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च अगले साल 2021 के 31 मार्च तक जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए होंगे, जितनी भी सर्विसेज ऑफर की गई होंगी इस पीरियड में, उन सभी की वैल्यू को मैं ऐड करूंगा, उसी को जीडीपी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक चीज ध्यान रखने के लिए है कि हमें यह आइडिया जरूर होना चाहिए कि हमारी जीडीपी, हमारी कंट्री की जीडीपी की अप्रॉक्सीमेट फिगर क्या है। तो दोस्तों, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जो है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि 2019 के एस्टिमेट के हिसाब से हमारी इकोनॉमी इक्विवेलेंट टू $2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी है। $2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको कहेंगे जीडीपी की, यानी हमारी नेशनल इनकम 2019 के एस्टिमेट के हिसाब से $2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी बनती है 2019 में। और आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी का जीडीपी क्या है कंपैरिजन टू इंडिया, तो यूएस का सेम ईयर का 2019 का एस्टिमेट यूएस इकोनॉमी का जो है वो है अराउंड $21 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी तकरीबन 7 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है उनकी हमसे, जहां तक जीडीपी की बात की जाए तो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रही जीडीपी की बात। आपने नोटिस किया होगा मैं बार बार बात करता हूं जीडीपी में जो डोमेस्टिक बाउंड्री का मतलब हो गया कि हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हिंदुस्तान की बाउंड्री की बात क्यों चल रही है। दोस्तों, बात ये है कि आपके जो हमारे कंट्री के अंदर रहने वाले लोग हैं, उसमें कई सारे लोग तो इंडिया के ही हैं, कई सारे लोग फॉरेनर्स हैं, या फिर कई सारी कंपनी फॉरेनर्स हैं जिन लोगों ने इंडियंस को एम्प्लॉय किया हुआ है, जिनका एक प्रॉफिट परसेंटेज इंडिया से बाहर जाता है। मिसाल के तौर पे जब मैं कैलकुलेट कर रहा था जीडीपी को, तब मैंने लेट्स से KFC जो केंटकी फ्राइड चिकन जो आपका एक ब्रांड है, या फिर बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम का ब्रांड है, या फिर आपका नाइकी का ब्रांड है, प्यूमा का ब्रांड है, या फिर फॉर दैट मैटर कैनन जो कैमरा होता है उसका ब्रांड है, ये सब के सब फॉरेन ब्रांड्स हैं जो यहां बिक रहे हैं। तो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, जो यहां पर इनके आइटम्स बिक रहे हैं या जो भी हमारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं जो फॉरेनर्स, जो बाहर की कंपनीज हैं, उसका कुछ प्रॉफिट परसेंटेज हमारी कंट्री से बाहर जाता है। ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे कि अगर KFC की बात मैं करूं, तो जितने भी उसमें उनके जो फ्रेंचाइजी हैं, जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल KFC की फ्रेंचाइजी लेनी कि हाँ मुझे जम्मू में KFC की फ्रेंचाइजी खोलनी है, तो आप एक अमाउंट पे करेंगे KFC के ओनर को, और उसका जो आपका जो KFC का आउटलेट आप खोलेंगे, उसका एक परसेंटेज जिसको रॉयल्टी कहते हैं, वो रॉयल्टी उनको जाती रहेगी। दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि जो जीडीपी हमने कैलकुलेट किया था, जब मैं बार बार कह रहा था कि डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है वो हमारी नेशनल इनकम है, तो एक हिसाब से वो एक, अगर आप सोचें तो ऐसा लगता है कि गलत वे है, क्योंकि उसमें काफी सारा पैसा तो बाहर जा रहा है। जब हमने जीडीपी कैलकुलेट किया तो हमने बोला कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उसका हम एडिशन करके बोलते हैं हमारी इकोनॉमी क्या है। लेकिन आप सोचेंगे कि सर उसमें से काफी सारा पैसा, काफी सारा प्रॉफिट, काफी सारी रॉयल्टी तो कंट्री से बाहर जा रही है, तो हमारी इनकम तो हुई नहीं। और आपकी बात सही भी है। असल माने में जीडीपी, अगर असल माने में हमें देखना हो कि इस हमारी कंट्री की एग्जैक्ट इनकम क्या है, तो जीडीपी उसके लिए एक अच्छा मेजर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सभी कंट्री जीडीपी को यूज करती हैं एज अ नेशनल इनकम मेजर मेथड। वो क्यों है वो हम आगे बताएंगे आपको। फिलहाल इतना देख लीजिए कि जीडीपी में जो इनकम हम कैलकुलेट करके लाते हैं उसमें सिर्फ इंडियंस की इनकम नहीं होती, उनकी बाहर की इनकम भी होती है। सिमिलरली काफी सारे इंडियंस जो फॉरेन में बैठे हुए हैं,
अमेरिका, यूएसए जो वहां पर कमाई कर रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ के फ्रेंचाइजी ब्रांड बाहर पर हैं, जैसे इंडियन क्विजीन जो है, हमारे यहाँ का खाना जो है पंजाबी या फिर नॉर्थ इंडियन या फिर साउथ इंडियन, इसके भी बड़े सारे आउटलेट्स कहां पर हैं, बाहर हैं। तो वहां से जो इनकम हमारे कंट्री में वापस आती है वो भी इसमें कैलकुलेट नहीं हो रहा जीडीपी में, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब है ना तो इसका मतलब दो चीजें हैं, एक तो हम वो इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमारी कंट्री की इनकम नहीं थी, वो बाहर जाने वाली थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली, और हमें वो इनकम कैलकुलेट नहीं कर रहे, उसमें हम एडिशन में नहीं ला रहे जो बाहर इंडियंस कमा रहे हैं। अगर दोस्तों मान लो कल को आप लोग फॉरेन जाते हो जॉब करने के लिए, वहां आप कुछ कमाई करते हो, तो आप वहां से कुछ पैसे भेजोगे, वो पैसा इंडिया में आएगा, तो वो इनकम भी तो था, उसको भी तो एडिशन करनी थी, लेकिन जीडीपी हमने उसको कैलकुलेट नहीं किया। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि जीडीपी अगर देखा जाए तो सबसे सही तरीका जो है वो है नेट नेशनल इनकम, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है नेशनल इनकम, वो सबसे बेस्ट तरीका है मेजर करने का। लेकिन जीडीपी फिर भी सारी की सारी कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं नेशनल इनकम ये इस्तेमाल करने के लिए, उसका क्या रीजन है क्या नहीं हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमने अभी तक बात की जीडीपी की, उसके बाद हमने बात की कि क्या एस्टिमेट है इंडियन इकोनॉमी का, अराउंड 2.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी 2.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, और 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं 2024 तक। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे जीडीपी का ही एक और तरीका है, मतलब डिफरेंट वे है नेशनल इनकम को मेजर करने का, उसको कहते हैं हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो वर्ड इस्तेमाल किया था हमने जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब उसकी जगह पर दूसरा वर्ड आ गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम करते क्या है, बेसिकली हम जो हमारी इनकम, जो हमारे कंट्री में फॉरेनर्स इनकम जो जनरेट कर रहे थे और वो अपने कंट्रीज में भेज रहे थे, उसको हम निकाल देते हैं, और जो बाहर से इनकम आ रही है, या तो वो लोग जो इंडियन जो बाहर हैं, जो बाहर से इनकम भेज रहे हैं अपनी घरों को, या फिर जो डिविडेंड्स बाहर से आ रहे हैं, उस चीज को हम ऐड करते हैं, और हमारी जो डोमेस्टिक बाउंड्री में फॉरेनर्स इनकम जो जनरेट करके बाहर बेचते हैं उसको हम माइनस कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है दोस्तों, नेट प्रॉपर्टी इनकम में दो तीन चीजें आती हैं, एक तो आती है रेमिटेंसेस, दूसरी आती है आपकी डिविडेंड्स जो बाहर से आते हैं। दोस्तों रेमिटेंसेस क्या चीज है? रेमिटेंसेस बेसिकली दोस्तों वो चीज है जो इंडियंस बाहर कंट्री में रहकर कमाकर वहां से कुछ पोर्शन जो बेचते हैं अपने घर वालों को या अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। और ये नेट रेमिटेंस कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि हमारी कंट्री में भी काफी सारे फॉरेनर्स रह रहे हैं और वो अपनी कंट्रीज में पैसा भेज रहे हैं। तो मान लो कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 2019-20 में बाहर से बेचने वाले लोग 100 करोड़ भेज रहे थे, डिफरेंट कंट्री में इंडियंस रह रहे हैं, यूके, यूएसए, जापान, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन सभी कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज से जो लोग वहां पर रह के रहे थे, वहां अपने इनकम का एक पोर्शन हमें भेज रहे थे, वो मान लो 100 करोड़ था। और हम मानते हैं कि यहां पर रहने वाले लोग जो हैं, जो फॉरेनर्स थे, कोई रशिया का है, कोई चाइना का है, कोई जापान का है, कोई यूएसए का है, कोई साउथ कोरिया का है, वो लोग यहां रह के जो इनकम जनरेट कर रहे हैं और उसमें से जो पोर्शन बाहर भेज रहे हैं, लेट अस से वो 90 करोड़ था। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, 100 करोड़ में से माइनस कर देंगे 90 करोड़, क्योंकि 100 करोड़ आ तो रहा है लेकिन 9 करोड़ जा भी रहा है, तो 10 करोड़ नेट रेमिटेंसेस हो जाएंगी, यानी हमारी कंट्री में नेट पैसा कितना रह गया। और दोस्तों ये नेगेटिव में भी जा सकता है, अगर हमारी कंट्री में रहने वाले लोग पैसा ज्यादा जो भेज रहे हैं वो आने वाले पैसे से ज्यादा है तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे कि अगर हमारी कंट्री में रहने वाले फॉरेनर्स यहां से 100 करोड़ बाहर भेज रहे हैं और हमारे जो देश के लोग हैं, जो कंट्री के लोग हैं, जो बाहर कंट्री में रह रहे हैं, वो सिर्फ 90 करोड़ ही जनरेट कर पा रहे हैं, तो 100 माइनस 90 हो गया। ठीक है, यानी गया 100 आया 90, नेट -10 हो गया। समझ गए दोस्तों, यानी नेट रेमिटेंसेस का मतलब क्या हो गया कि नेट इनकम कितनी रह जा रही है हमारे यहां पर। ठीक है दोस्तों, नेट का मतलब वही होता है कि आना और जाने के बीच में क्या डिफरेंस रह गया, कितना रह गया, तो नेट रेमिटेंसेस हम माइनस कर देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जानना है तो हम करेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आप बोल रहे होगे सर कि ये प्लस क्यों है, इसमें माइनस क्यों नहीं है? दोस्तों ये वर्ड नेट यूज किया है। नेट का मतलब है कि ये जो टर्म है नेट नेशनल इनकम, ये पॉजिटिव भी आ सकती है और
नेगेटिव भी आ सकती है। डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री में आने वाला पैसा जाने वाले से ज्यादा है कि कम है। अगर आने वाले पैसा जाने वाले पैसे से ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव होगा, अगर आने वाला पैसा जो है जाने वाले पैसे से कम हुआ तो नेगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी जीडीपी जो भी कैलकुलेट किया आपने उसमें आप प्लस कर देंगे नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है दोस्तों, एक और चीज है दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। मैंने जैसे कि बताया आपको कि जीडीपी में आप ऐसी इनकम कैलकुलेट कर रहे हो जो हमारी है नहीं, और ऐसी कैलकुलेट नहीं भी कर रहे हो जो बाहर से आती है, जो हमारी एक्चुअली थी आपने कैलकुलेट नहीं की। इसमें वो चीज इंक्लूड हो गई। इसमें हमने जो हमारी इनकम नहीं थी, जो फॉरेनर्स भेज रहे थे, वो माइनस कर दी, और जो हमारी इनकम बाहर से आ रही थी उसको प्लस कर दिया। तो हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि हमारी कंट्री की जो इनकम है, चाहे वो यहां पर रहते जनरेट हो रही हो, चाहे हमारे इंडियंस बाहर रहकर जनरेट कर रहे हो, वो कितनी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक और चीज है, हम यहां बात करते हैं ग्रॉस की। जैसे कि हमने देखा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, ग्रॉस की बात करते हैं। दोस्तों ग्रॉस का मतलब हो गया कि जब मैंने आपको बोला कि जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे थे आपने उसकी वैल्यू जो कैलकुलेट की है ना। मिसाल के तौर पे लेट अस से आपने बोला कि अप्रैल में मैंने एक गाड़ी निकाली है ना। मैंने आपको फॉर एग्जांपल बोल दिया कि फ्रेंड्स आज हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपी क्या है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे 2018-19 का हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करते करते आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी आओगे। आपने बोला हाँ सर अप्रैल 2019 में अप्रैल 2018 में आपने एक गाड़ी जो है हमारी यहाँ पर 100 गाड़ियां जो है प्रोड्यूस हुई थी, उनकी कीमत लेट्स से 1 करोड़ थी। ठीक है, 1 करोड़ की गाड़ी की जो वैल्यू थी वो अप्रैल में थी, लेकिन गाड़ी जब इस्तेमाल हुई पूरे साल 2018 से 19 तक पूरे साल इस्तेमाल हुई, या फिर 1 महीने भी इस्तेमाल हुई, क्योंकि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं 2018 से लेकर 19 के बीच का जो हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम अप्रैल से लेकर मार्च तक, यानी 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात सोचने की है कि 1 अप्रैल 2018 को जो वैल्यू उस गाड़ी की थी वो 31 मार्च 2019 में नहीं रहेगी। इसी को कहते हैं हम डेप्रिसिएशन, क्योंकि गाड़ी को आपने चलाया, गाड़ी का वेयर एंड टियर हुआ, गाड़ी की वैल्यू गिर गई। इसका मतलब है कि हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की थी, लेट्स से 100 गाड़ियों की वैल्यू जो थी 1 करोड़ थी, वो अब 1 करोड़ नहीं रही 31 मार्च 2019 तक पहुंचते। यानी अगर आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट भी कर रहे हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन तब भी ये गलत वे है प्रोड्यूस करने का। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी 1 साल में वैल्यू गिर जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस शर्ट की वैल्यू लेट्स से हमने कैलकुलेट की 2018 में, इस शर्ट की लेट्स से वैल्यू थी 1000 रुपए, जो कि मैंने मार्च में मई में खरीदी होगी। अब जिस बंदे ने भी जीडीपी कैलकुलेट किया उसने शर्ट की कीमत रख ली लेट्स से 1000 रुपए, और आपने जब साल के एंड पे सबको ऐड किया 31 मार्च 2019 को, तब तक इस शर्ट को मैंने पहना, इसका वेयर एंड टेयर हुआ, ये पुरानी हो गई, अब इसकी वैल्यू 1000 तो नहीं रही ना। सिमिलरली अगर आपने बोला कि भाई हमारी कंट्री ने जो है एक हेलीकॉप्टर या फिर एक फाइटर जेट प्रोड्यूस किया 2018-19 में, उसमें कुछ पैसा लगा, उस फाइटर जेट की जो वैल्यू लेट्स से सितंबर 2018 में थी, क्या वही वैल्यू मार्च 2019 में होगी? इतने टाइम में उसको इस्तेमाल किया गया, उसका वेयर एंड टेयर हुआ, हो सकता है उसका कोई पार्ट भी खराब हो गया, उसको रिप्लेस भी करना पड़ा। तो दोस्तों हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो जीडीपी में आपकी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं 1 साल के पीरियड में, उसको भी जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको एलिमेंट को भी बाहर निकालना पड़ता है। इस वेयर एंड टियर, इस चीज के पुराने होने को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। यानी जो मेरी गाड़ी पूरे साल इस्तेमाल हुई और उसमें वेयर एंड टियर हुआ उसको डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। जो मशीनरी किसी गवर्नमेंट ने इंस्टॉल की उसका जो 1 साल में वेयर एंड टियर हुआ उसको क्या कहा जाएगा? डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपने खरीदा, मोबाइल खरीदा, आपने 20,000 का लिया, लेकिन उस 6 महीने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई? 10,000 रह गई। उस वेयर एंड टियर की वजह से उसकी वैल्यू कम हुई, उसको डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो दोस्तों असल माने में सबसे बेस्ट वे जो है आपका नेशनल इनकम जनरेट करने का वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से आपने जब डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, तब आपका बन के आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें से आपने एक तो बाहर की इनकम भी निकाल दी थी, जो आपकी यहां से इनकम बाहर गई थी और वहां से आई थी, यानी यहां से इनकम जो बाहर गई उसको आपने माइनस कर दिया, वहां से आई ऐड कर दिया, और जो आपकी डोमेस्टिक आपकी जो नेशनल इनकम में चीजों की डेप्रिसिएशन हुई वो भी आपने माइनस कर दिया। तो आपको एक एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हमारी कंट्री में कितनी वैल्यू की जीडीपी इस बार
जनरेट हुई थी, या फिर नेशनल इनकम कितना एग्जैक्टली है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है नेशनल इनकम जानने का? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, समझ में आया? इसके अलावा भी एक और तरीका है जानने का, जो है जैसे कि मैंने बात की जीडीपी, फिर मैंने बात की एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर मैंने बात की जीएनपी की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात की। अब हम बात करते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। जब आप जीडीपी में से सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो बन जाता है एनडीपी। यानी आपने अभी भी डोमेस्टिक जो बाउंड्रीज में जनरेट होती है इनकम उसको रखा, इसमें आपने रेमिटेंसेस वगैरह नहीं निकाले, आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन को निकाल दिया। तो उसको जब आप जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हमें समझ में आ रहा है, लेकिन आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। मैंने थोड़ा बड़ा डिटेल में इसको समझाया, लेकिन अगर आप सिर्फ फॉर्मूले पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब तरीके हैं जीडीपी, नेशनल इनकम मेजर करने के। और लेकिन आप देखेंगे जब भी नेशनल इनकम की बात होती है तो जनरली जीडीपी के लिए जीडीपी में ही बात होती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही हमेशा अपनी जब भी कोई भी कंट्री बोलती है नेशनल इनकम, वो अपनी बेसिकली अपना जीडीपी बता रहा होता है। तो दोस्तों जीडीपी क्यों एक प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम है, वो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। पहले हम आज बात कर लें ग्रोथ की। हमने बार बार सुना है, डिफरेंट मीडिया सोर्सेज में हमने सुना है कि नेशनल इनकम जो है, जो ग्रोथ है आपकी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इस बार 5% होगी, इस बार 2% होगी, इस बार 7% होगी। स्पेशली ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से जो भी इकोनॉमी को लॉस हुआ, इसमें कई लोग बोल रहे हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन में चली जाएगी, इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी, ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाएगी। तो क्या है ये ग्रोथ रेट, क्या बला है, इसको समझते हैं दोस्तों। इसको समझाने के लिए आपको पहले, जैसे बात करेंगे हम पहले अपनी इनकम की, नेशनल इनकम से पहले हम बात करेंगे अपनी इनकम की, ग्रोथ को समझने के लिए। मान लो कि मैं बात करता हूं अपने इनकम की, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूं कि 2015-16 का जो फाइनेंशियल ईयर था, यानी 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक जो मेरी इनकम थी, लेट्स से वो 100 रुपए थी, ठीक है। और 2016-17 में कुछ इंक्रीमेंट हुआ मेरी इनकम में और वो बन गया 110 रुपए। दोस्तों अगर आप देखोगे कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ मेरी इनकम में, तो आपको पता है आसान तरीका है फॉर्मूला निकालने में। जब आपको परसेंटेज इंक्रीज करना होता है तो आप क्या करते हो, जो आपका इंक्रीज आइटम होता है उसमें से माइनस करते हो आप अर्लियर आइटम को, डिवाइडेड बाय करते हो अर्लियर आइटम को, इनटू 100। जब आप ये परसेंटेज इंक्रीज निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि 10% इंक्रीज हुआ यहां पर। 2015-16 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें मेरा 100 रुपए इनकम था, 16-17 में मेरा 110 इनकम हो गया। अब 17-18 में देखते हैं क्या हुआ। 17-18 में दोस्तों 115 होगी मेरी इनकम। क्या मेरी इनकम बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी। 100 रुपए थी मेरी 2015-16 में, 16-17 में मेरा 110 रुपए हो गया और 17-18 में मेरा 115 हो गया। लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर मेरी जो ग्रोथ रेट थी वो 10% थी। यहां पर अगर देखोगे यहां 10 रुपए बढ़े थे, लेकिन यहां सिर्फ कितने बढ़े? 5 रुपए। यहां मेरी 10% ग्रोथ रेट थी, यहां पर मेरी 4.5% ग्रोथ रेट थी। ग्रोथ डिक्रीज हो गई। ग्रोथ क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ग्रोथ डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि मेरी इनकम भी डिक्रीज हो गई? नहीं, एब्सोल्यूट इनकम तो मेरी बढ़ी। भाई 100 रुपए मेरी इनकम पहले थी, फिर 110 रुपए हुई, फिर 115 हो गई, मेरी इनकम बढ़ी, लेकिन ग्रोथ रेट डिक्रीज हो गया। यह बात समझने की है दोस्तों। ग्रोथ रेट डिक्रीज होने का मतलब यह हो गया कि जिस रेट से मेरी इनकम बढ़ी थी 2015-16 से 16-17 तक, उस ग्रोथ रेट से इंक्रीज नेक्स्ट ईयर में नहीं हुआ। 10% जो है पहले मेरा इंक्रीज ग्रोथ रेट हुआ यहां से यहां, फिर मेरा यहां से यहां 4.5% ही हुआ। जनरली जब हम न्यूज में सुनते हैं कि यार हमारी जो ग्रोथ है कम हो गई है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारी नेशनल इनकम कम हो गई पिछले साल के कंपैरिजन में? नहीं, ग्रोथ रेट कम होने का मतलब यह हो गया कि जिस अमाउंट से, जिस परसेंटेज से हमारी इनकम बढ़ी थी पिछले साल में, उस परसेंटेज से इस साल नहीं बढ़ी, उससे कम में बढ़ी। यह समझने की बात है दोस्तों। सिमिलरली
115 से मेरी इनकम हो गई 116 2018 में, ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ 0.8%। तो ग्रोथ रेट और डिक्रीज हो गई दोस्तों। क्या इसका क्या मतलब है कि मेरी नेशनल इनकम कम हुई? नहीं, मेरी इनकम बढ़ी लेकिन ग्रोथ रेट और भी कम हो गया। समझ गए दोस्तों? दोबारा सुनो, मेरी इनकम 100 रुपए थी 2015 में। 2016 में मेरी इनकम हो गई 110, यानी मेरी इनकम कितनी बढ़ गई? 10%। आसान है। अब 17-18 में मेरी इनकम हो गई 115, इसमें मेरी ग्रोथ रेट कितनी हो गई? 4.5%। यानी जितना ग्रोथ मेरी 15-16 से लेकर 15-16 से 16-17 तक थी, यानी 15 से 16, 16 से 17 में थी, सॉरी कंफ्यूज कर रहा हूं मैं आपको, जितनी ग्रोथ रेट मेरी 15-16 जो फाइनेंशियल ईयर था 2015-16 का, उस नेक्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज हुआ, उसके नेक्स्ट ईयर में सिर्फ 4.5% इंक्रीज हुआ, उसके नेक्स्ट ईयर में सिर्फ 0.8% ही इंक्रीज हुआ। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि पहले साल में मेरी ग्रोथ रेट 10% थी, दूसरे साल में मेरी ग्रोथ रेट कम हो गई, 4.5% हो गई, लेकिन मेरी नेशनल इनकम तो फिर भी बढ़ी। उससे अगले में मेरी ग्रोथ रेट और कम हो गई, लेकिन क्या इसका मतलब है कि मेरी नेशनल इनकम नहीं बढ़ी? बढ़ी, नेशनल इनकम बढ़ी लेकिन ग्रोथ रेट कम हो गई। तो दोस्तों मैं बार बार क्यों इस पर स्ट्रेस कर रहा हूं? क्योंकि जनरली जब हम सुनते हैं न्यूज में कि इस बार हमारी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी नेशनल इनकम कम हो रही है। इसका मतलब होता है कि जिस रेट से वो पिछले साल बढ़ी थी हमारी नेशनल इनकम, उस रेट से इस साल नहीं बढ़ेगी, उससे कम में बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों? अब इसी जगह पर मैंने 100 रुपए आपको एग्जांपल दी नेशनल इनकम की, अपने पर्सनल इनकम की, इस जगह पर आप जीडीपी इंट्रोड्यूस कर दो। जैसे कि यहां पर हमने क्या बोला, $2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी है 2019 की। अब जब हमारे पास एस्टिमेट्स आएंगे कि 19-20 में कितना हमारी इकोनॉमी थी, क्योंकि अभी अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, थोड़ा टाइम लगता है कि हमारा एग्जैक्ट जीडीपी कितना था 2019-20 में, थोड़ा टाइम लगेगा आने में। जब आएगा तो हम कंपेयर करेंगे कि $2.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी में कंपैरिजन में कितना बड़ा वो, कितना बड़ा। ठीक है दोस्तों? तो जब आप यहां पर्सनल इनकम को आप रिप्लेस करोगे किससे? नेशनल इनकम से, तो आप समझ पाओगे कि किस तरीके से ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों ये था ग्रोथ का कंसेप्ट। अब ये बात आपने सुना होगा, स्लो डाउन और रिसेशन क्या होता है। जब भी पिछले साल के कंपैरिजन में अगले साल की ग्रोथ रेट कम हो जाती है, उसको बोलते हैं स्लो डाउन। ठीक है दोस्तों? देखो यहां क्या हो रहा है, पिछले साल 10% मेरी ग्रोथ रेट थी, इस साल 4% ही है, उसके बाद और कम हो गई 0.869%। तो ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी स्लो डाउन में एंटर कर रही है। अगर यही ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट हो जाए या माइनस में चला जाए तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी रिसेशन में एंटर कर चुकी है दोस्तों। और ऐसा हो भी सकता है कि कोविड-19 की वजह से हमारी इकोनॉमी रिसेशन में एंटर कर जाए। बताना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली कैसे क्या होगा, क्योंकि इकोनॉमी एक बहुत प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, बहुत सारे पैरामीटर्स को आपको ध्यान रख देना पड़ता है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होल प्राइस इंडेक्स क्या चल रहा है, कितनी चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन क्या है, पेट्रोल में कितना कंजम्पशन हुआ, ये सब चीजें जोड़कर पता चलता है कि यार क्या होने वाला है इकोनॉमी में। तो एग्जैक्टली बताना मुश्किल होगा कि स्लो डाउन में जाएंगे हम या फिर रिसेशन में जाएंगे, लेकिन होपफुली ऊपर वाला करे कि हम रिसेशन में ना जाएंगे। रिसेशन के बड़े डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं जीडीपी पे, और वो क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं आने वाले टाइम में हम वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं पहले स्टार्टिंग में ही आपको बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं पढ़ाना चाहता, पहले इन चीजों पर पक्की पकड़ लो आप लोग, ठीक है, कि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको जीडीपी आज अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों जीडीपी रियल और जीडीपी नॉमिनल भी एक कंसेप्ट है जो हम कल कवर करेंगे होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने सोचा था कि आज ही कवर कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेक्चर का टाइम पूरा हो चुका है। तो दोस्तों कल हम बात करेंगे जीडीपी नॉमिनल और जीडीपी रियल की, या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एट रियल प्राइसेस की। दोस्तों जो भी आपके कुछ डाउट्स अगर इसमें रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिए, हम जरूर एड्रेस करेंगे उसको। और दोस्तों अगर आपका जो कुछ आपको समझ में नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं है, दोबारा इसको रिवाइज भी कर सकते हैं हम। पुराना लेक्चर भी देखिए, इस लेक्चर को भी देखिए, तो हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। और दोस्तों एक और चीज़ आपने सुनी होगी कि पीएससी के जो रिसेंटली पीएससी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर बी आर शर्मा, जो कि एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी ही पीएससी भी वर्किंग में आएगी और नई जॉब्स आएंगी। इसलिए इस लॉकडाउन के फेज को बेहतरीन इस्तेमाल करो, अच्छे से पढ़ाई करो, घर बैठ के अच्छे से रिवाइज करो। अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी आप कर ही रहे हो, साथ साथ में आप अच्छे से इन लेक्चर्स को रिवाइज करते रहो। हम कोशिश करेंगे कि इन लेक्चर्स को हम और हाई लेवल पे ले जाएं, ताकि सिर्फ अकाउंट असिस्टेंट का नहीं बल्कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ।
तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।